इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा से सांसदों की विदाई पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता, सदन में हर सांसद का योगदान। दिल्ली में राज्यसभा सांसदों की विदाई पर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा नेता कभी नहीं होते रिटायर, देश की सेवा के लिए कभी नहीं थकता नेता। हजारीबाग जिले में शांति समिति की बैठक में हुआ जमकर हंगामा, बिना निष्कर्ष के निरस्त की गई मीटिंग। 20 मार्च को शिवाड़ी फुटबॉल मैदान में महापंचायत बुलाने की घोषणा। दरभंगा में एक मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गांव में तनाव का माहौल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से जाने वाले सांसदों को लेकर कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता है, सदन में हर सांसद का योगदान है। उन्होंने कहा कि कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चा होती है, हर किसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही कहा कि मैं जरूर कहूँगा कि देवगौड़ा, खड़गे जी, शरद पवार ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है, जिसे इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों को इनसे सीखना चाहिए कि समर्पित भाव से सदन में आना, जो उनसे बन सकता है उतना योगदान करना है। आदरणीय सभापति जी, एक ऐसा अवसर है जो हमें इस सदन में हर 2 वर्ष के बाद कुछ भावुक पलों में डुबो देता है। इस विशेष अवसर पर आपने मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी,
इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान। और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी, वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है।
और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं कहेंगे, मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो पर उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है, जो चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है। और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है। और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन की निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, अब मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो,
ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं फिर से एक बार दिल्ली में राज्यसभा सांसदों की विदाई पर सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेता कभी रिटायर नहीं होते। राजनीति में, पब्लिक लाइफ में देश की सेवा के जुनून के लिए ना तो थकते हैं और ना ही रिटायर होते हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि मैं देवेगौड़ा को 54 साल से ज्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी पीएम मोदी के साथ की है। मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहां उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अठावले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा, आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी वेतन कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक हंगामे के कारण बिना निष्कर्ष के निरस्त हो गई। बैठक के दौरान महूदी गांव के रामनवमी जुलूस के लंबे समय से लंबित विवाद पर चर्चा शुरू होते ही माहौल गर्मा गया, तो वहीं लोगों ने प्रशासन पर समस्या का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर 20 मार्च को शिवाड़ी फुटबॉल मैदान में महापंचायत बुलाने की घोषणा की गई। वैसे ही क्षेत्र में रहता है बड़का गांव, जहां की महूदी गांव, जो 1985-88 से वहां पे रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाता है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा हजारीबाग का रामनवमी जो है वो इंटरनेशनल है, उसी तरह हमारा जो महूदी का जो विवाद जो सालों से बना हुआ है वो नेशनल नहीं, उसको इंटरनेशनल कहेंगे। और आज जिस तरीके से यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जो शांति समिति का बैठक किया गया था, पहले तो हम यहाँ पे जितने भी हिंदू राम भक्त हैं
पहले तो इस इस शांति समिति बैठक का हम लोग बहिष्कार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिला प्रशासन आए हुए थे हमारी बातों को सुन, यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा रहा है वो महुदी है, लेकिन महुदी के विषय में एक शब्द आपने नहीं कहा जिसका हम सभी लोगों ने हम कड़ी निंदा करते हैं। चूंकि आपने समस्या सुनने आया था और समस्या हम लोगों ने रखा कि महुदी 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 महुदी, लेकिन जब आपको बोलने का बारी आया तो सिर्फ आपने लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों को समझाया, जो कि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर हम लोग मानते भी हैं और पालन भी करते हैं। अगर कल को अगर महुदी का झंडा अगर पार नहीं होता है और किसी कारणवश लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी। आपके पार्टी के विधायक ने आज विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर महुदी में रामनवमी जुलूस पार कराने के लेकर बाहर धरना दिए हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। आप 2024 के चुनाव में हमारे सांसद और विधायक जब बड़कागांव आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम महुदी का झंडा हम पार करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हमारा सरकार नहीं बनी। लेकिन हमारे विधायक और सांसद हमारे सांसद जो है वो पार्लियामेंट में इसकी मुद्दा जो है ये उठा रहे हैं और हमारे जो विधायक है वो अपने विधानसभा में उठा रहे हैं। इसकी हम लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है उस पे ये जो मुद्दा है ये मुद्दा का सॉल्यूशन बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग जितने भी हमारे राम भक्त हैं इसको बैठ करके इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो आप सभी के बीच आ जाएगा। बेनतीजा रहा, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो बेनतीजा होना ही था, क्योंकि आज तक प्रशासन जो भी है यहाँ पे खाना पूर्ति किया है और इससे हम लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। और इसी को असफलता को देखते हुए अब हम अभी तक 42 साल जी हजूरी किए कि हम मुझे रास्ता दे दो, महुदी में रास्ता दे दो, लेकिन नहीं मिला है। और अब लग रहा है कि वहाँ रास्ता मिलने वाला भी नहीं है, मुझे अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। और इस ताकत के लिए हम 20 तारीख को अर्थात परसों हम एक शिवाड़ी मैदान में महापंचायत करेंगे और जहाँ पे बड़कागांव के हर क्षेत्र के लोग को हम लोग जगाएंगे और ये बताएंगे कि महुदी का झंडा जो है ये रुका हुआ है। ये केवल झंडा ही नहीं रुका हुआ है, बल्कि हम सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र है, जिस पर प्रशासन या मुस्लिम समुदाय जिसको भी आप बोले मिल करके आघात पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज यहाँ पे इतने बड़ा बैठक रखा गया था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के एक भी व्यक्ति नहीं आए। थाना बैठक था शांति से, वहाँ भी ना आए। अर्थात उन लोग का भी मंशा है कि वहाँ झंडा ना पास हुए। अब उन लोग बाहरी दबाव में ऐसा कर रहा है या खुद के निर्णय कर रहा है, वही लग लेंगे। लेकिन हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे और महुदी के रास्ता हम लोग निकाल करके ही रहेंगे। और जो भी वहाँ पे भाई हैं महुदी के और आज तक जो कुर्बानी दिए हैं, आज तक जो महसूस करके रहे हैं कि हमारा झंडा नहीं मिलान हुआ है, वो अब दिन आ गया है और ये रास्ता हम लोग को साफ होगा। और महापंचायत का हम ऐलान करते हैं और वहाँ पे पूरा बड़कागांव के लोग मिल करके अपना रास्ता निकालेंगे, अपना समाधान ढूंढेंगे। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, बैठक का क्या नतीजा रहा? देखिए, ये शांति समिति की जो बैठक की गई, बैठक नहीं की गई, एक कॉलम पूरा किया गया प्रशासन की ओर से। जो जिस मुद्दा को लेकर के यहाँ जनता ने उठाया उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ। और यहाँ जो महुदी का मामला जो उठ रहा है, महुदी के मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी हिंदू मुसलमान दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब समय आएगा तो हिंदुओं को जब जुलूस निकालना होगा तो हथियार के बल पर रोक देंगे, जब मुसलमानों का जुलूस निकालने होगा तो हथियार के बल पर निकाल देंगे। यह है दोनों को लड़ाने का प्रशासन काम कर रही है, ये किसी का भला नहीं चाहती है। आज जो शांति समिति का बैठक हुआ उसका क्या निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं, जीरो। आगे बड़कागांव वासियों के लिए महुदी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विशेषकर रामनवमी को लेकर के। आगे की रणनीति क्या हो सकती है? अब देखिए, वो तो भविष्य बताएगा। हमारा कहने का मतलब है कि सारे लोगों ने कहा कि जैसे जैसे हिंदुओं को कहा जा रहा है वैसे करते जा रहा है। कब्रिस्तान का बाउंड्री खड़ा करके हमारे द्वारा शिलान्यास करके बनवा दिया गया, रास्ता बन गया, जो भी काम होता है करते जा रहा है। और प्रशासन जो है, हम दूसरे को मुसलमानों को क्यों दोष देंगे? यहाँ तो प्रशासन हम लोग को लड़ा रहे, प्रशासन। अर्थात प्रशासन के जिम्मे के नाकामी की वजह से जो है महुदी का जुलूस पेंडिंग रह रहा है, आपका ये मानना है? हाँ। में जुलूस कब से नहीं निकल रहा है? देखिए, वहाँ का 84 से हमारा त्यौहार को, हमारे 84 में झंडा को लिए रोका गया था। कुछ विवाद, मैंने आपसी विवाद कुछ हुआ था, उसमें हमारे झंडा को जला दिया गया था। उसके बीच में हमारे झंडा निकला, रामनवमी का झंडा निकाला भी गया है उस बीच में।
उसके बाद कुछ ऐसा विवाद हुआ, कुछ आपसी विवाद में रोका गया। अब वहाँ से होते होते 18 के बाद हमारे दोनों का सहमति बना, दोनों का प्यार बना और हम लोग एक विचार बनाए। जो डीसी साहब शुक्ला साहब थे, उस बीच में हम लोग जाके वहाँ एक बैठक रखा गया। और उस शुक्ला साहब डीसी ने, जो हमारे बलिया का तबसुन है और बलिया का जो है वाहिद मुखिया थे, उन्हीं लोग को जिम्मेदार हमारे पूर्व विधायक हमारे लोकनाथ महतो जी हैं, इन्हीं लोग को जिम्मेदारी में एक बैठक रखा गया। जो बलिया में बैठक रखा गया, वहाँ हम लोग का दोनों का समझौता किया गया कि एक हम लोग मांग किया कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान का घेराबंदी कर दिया जाए। जो सनपुरा वाले का जमीन पड़ता था, वो सनपुरा वाला देने में एकदम बिल्कुल इनकार कर रहा था। जो सनपुरा वाला नहीं दे रहे थे, उसमें वहाँ से हमारे विधायक जी जिम्मा लिए कि ठीक है, जो समस्या हम लोग दोनों का निपटारा हो जा रहा है तो उसमें हमें ज़मीन देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे कहीं न कहीं वो भी भाई हैं और भाई को देने में कोई आपत्ति नहीं है, चलो थोड़ा सा हम बर्दाश्त करते हैं। और जो हम लोग को समझौता किया गया बलिया में समझौता होने के कारण वहाँ हम लोग बैठे और उस समय वो लोग लिखे कि हम दोनों ने इन साल भाईचारी का एक कैंप करेंगे, जो हम भाईचारी मनाएंगे और वो तिरंगा इन साल निकाला जाए। तिरंगा निकाल के इन साल हम लोग और अगला साल हम लोग रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। उसी बीच में हम लोग फिर 18 में हुआ, 19 को फिर हम लोग जुलूस का निकालने का ऐसे किए। तो वहाँ सीओ साहब, बीडीओ साहब, काफ़ी प्रशासन के लोग गए तो वहाँ उसके बीच में हम लोग को बैठाया गया, पूछा गया कितने लोग जाइएगा। उस बीच में हम लोग बोले कि आपका आदेश हम पालन करेंगे, जो आपका आदेश रहेगा उसी को हम मानेंगे। बोले ठीक है 10-15 चलिए। करिए सर, 10-15 चलेंगे तो उससे अच्छा है कि जुलूस ये 10-15 में नहीं होता है, ऐसे तो 10-15 हर समय चलता है। तो वहाँ बोला कि ठीक कम से कम में कितना चलिएगा। तो वहाँ बोला गया कि ठीक है से आप लोग जुलूस का तैयारी कीजिए, हम लोग तैयार होते। उसी बीच में बादम में कुछ विवाद हुआ और बलियम भी विवाद हो गया। हम लोग को बोला रुकिए 10 मिनट रुकिए, उसके बाद फिर आप लोग को हम बताएंगे। उसके बाद तो वहाँ 19 भी ख़त्म हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया, जो कोरोना काल में 2 साल ऐसे बीत गया। बीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो 23 और 24 में हम लोग पूरा प्रयास किए और 24 में हमारा प्रशासन की कोई वहाँ अहम भूमिका नहीं रहा। प्रशासन नहीं रोका, शांत कोई ऐसी नहीं। हम अपना शांति से नाचते खेलते धूम से आए, अपना मेला टंगाए। मेला में जब आए, उस रिटर्न होने के समय प्रशासन ने क्या किया कि वहाँ हम लोग के जाने के पहले बैरियर लगा दिया। बैरियर लगा के और वो रोक दिया गया। हम लोग पूछे कि आखिर बैरियर लगाए क्यों? नहीं अभी हमारा है, अभी रुकिए, आप लोग को जाने के लिए आदेश मिलेगा, हम लोग बैरियर खोल देंगे। वहाँ हम लोग को ठक के रात कर दिए। रात करने के बाद वहाँ लास्ट में लाठी चार्ज किए, मारपीट किए, हम लोग के साथ केस भी किए हैं। तो वहाँ फिर लास्ट में हम लोग 25 आया। 25 में हम लोग डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने बोले कि ठीक है, एक है लाइसेंस का, आप लोग है आवेदन दीजिए और लाइसेंस का निर्गत कीजिए, हम लोग आवेदन दीजिए, उसमें हम लाइसेंस बना देंगे और लाइसेंस बना देंगे। अभी तक वो निशी साहब चले गए। फिर हम लोग गए 26 में आए हैं। 26 में आए हैं तो 26 में अभी अपना मांग जो है, अगर हमें पूरा नहीं किया जाता है, जो हमारा जो कब्रिस्तान का जो ज़मीन हमारा हिंदू भाई के है, वो ज़मीन रिटर्न कर दिया जाए। और दूसरी बात, अगर हम गलत मांग करते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा जो रोड है बराबर के लिए बंद कर दिया जाए, और मांग सही है तो उसे पुनः उसे हमें दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो इस पर हम लोग एक्शन अब क्या लेंगे, उसको हम लोग बैठ के निर्णय करने के बाद कुछ बताएंगे। चलिए, जय। मेरा नाम सीताराम राणा, ग्राम महुदी के रहने वाले हैं। बैठक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज बड़कागांव प्रखंड सभागार में बड़कागांव, केरेडारी, डाड़ी तीनों प्रखंडों की संयुक्त रामनवमी, सरहुल और ईद से संबंधित शांति समिति की बैठक आयोजित थी, जिसमें जिला के वरीय पदाधिकारियों को आना था। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आपत्ति करता हूं कि इसमें उपायुक्त महोदय हजारीबाग और पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग को भी आना था और उनका नहीं आना एक गंभीर बातें हैं जो हम लोगों ने महसूस किया है। और हम महसूस करते हैं कि आज की जो शांति समिति की बैठक थी वो एक खानापूर्ति थी। और जहाँ तक जो मामले हैं, चाहे बड़कागांव, केरेडारी, डाड़ी, सारे जगहों में रामनवमी शांतिपूर्वक गुजरता है, गुजरेगा। लेकिन जो एक मामला यहाँ बड़कागांव में महुदी का जो विवाद है,
लगभग 40 वर्षों से वहाँ रामनवमी का जो झंडा है वो उस रास्ते से पार नहीं हो रहा है, रोका जाता है। मेरी एक अपनी बात है, अब हम लोगों ने जो महसूस किया है कि एक प्रशासनिक विफलता है। यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान जुलूस को नहीं रोकता है, लेकिन यह प्रशासनिक विफलता है। और चाहे वो जिला के एसपी हों, डीसी हों या बड़कागांव के बीडीओ हों, सीओ हों, थानेदार हों, सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो जस किस तस पड़ी रहती है। इसलिए हम लोगों ने इस बातों की तरफ इशारा किया था। इस मामले का अगर समाधान चाहते हैं, समापन चाहते हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को समाप्त किया जा सकता है। मोदी का जो विवाद है उसको समाप्त किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर दक्षिण देहात के सोशल मीडिया जिला कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया संगठन और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने और विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यात्मक जवाब देने का आह्वान किया है। साथ ही जिला मीडिया प्रभारी मानाराम गर्ग ने बताया कि कार्यशाला में जिला महामंत्री डॉक्टर यशपाल गोदा और सोशल मीडिया जिला संयोजक डॉक्टर रमेश राठौड़ ने आगामी कार्य योजना और सोशल मीडिया से जुड़े कार्य की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, IT सेल और सोशल मीडिया के संयोजक, सह संयोजक मौजूद रहे। सर, आज बैठक आज भारतीय जनता पार्टी जोधपुर ग्रामीण दक्षिण जिले के सोशल मीडिया व IT सेल की संयुक्त बैठक हुई। जिले की सभी जिले भर के पदाधिकारी, जिला संयोजक, सह संयोजक, विधानसभा के संयोजक, सह संयोजक और मंडलों के भी संयोजक, सह संयोजक को आमंत्रित किया था बैठक में। जो देश में डबल इंजन की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन 11 वर्षों में किए गए विकास कार्य और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा जो प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, इसमें सोशल मीडिया और IT सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके तहत आज हमने जिले की बैठक बुलाई है और हमेशा सभी दायित्ववान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सदैव सोशल मीडिया और IT सेल के कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता को एक्टिव रहना चाहिए। इस विषय निमित्त आज सब बैठक में सभी ने एक स्वर में जो भी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे, समय समय पर उस विकास कार्य को जनहित में सोशल मीडिया पर सभी अकाउंट पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, अन्य अकाउंट है, उस पर सब कार्य करेंगे। और हमारे विरोधी जो कांग्रेस प्रतिदिन कोई न कोई हमारे इस यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ झूठी बातें और झूठा विषय लेकर जनता के बीच में नेगेटिव प्रचार कर उसको जनता को दिग्भ्रमित करेगा, उसके खिलाफ सोशल मीडिया के IT सेल के सभी कार्यकर्ता जम के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका विरोध करेंगे और जनहित में और जनता को दिखाएंगे कि कांग्रेस झूठ का जनरेटर है, कृपया इन पर विश्वास नहीं करे। इस विषय को लेकर बैठक। धन्यवाद। अमरेली जिले के जाफराबाद नगर क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था, ताकि राज्य एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और लोगों की भावनाओं और उम्मीदों को पूरा किया जा सके। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रफुल्ल भाई बरैया, उपाध्यक्ष नीरव भाई ठाकुर सहित शहर के कई नागरिक उपस्थित रहे। આજે જાફરાબાદ તાલુકા તંત્ર તેમજ જાફરાબાદ નગરપાલિકા દ્વારા સમગ્ર તાલુકા માટે થઈને 11મા તબક્કાના સેવા સેતુનું આયોજન અત્રે કરવામાં આવેલું છે। આજ રોજ સવારથી જ જાફરાબાદ નગરપાલિકાની જનતા અહીં ઉમટી પડી છે। અહીં એક જ જગ્યાએ તમામ કચેરીઓની સેવાઓ નાગરિકોને અહીં ઉપલબ્ધ કરાવાઈ રહી છે। ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં લોકો અહીં આ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને સમગ્ર જનતાને આ સેવાનો લાભ લેવા હાર્दिक આમંત્રણ છે અને વિનંતી છે। कर्नाटक में धारवाड़ जिले के कलघटगी तालुक के देवी कोप्पा गांव में पूर्व सैनिक नागेश इटगी की फसल बेमौसमी बारिश में बर्बाद हो गई। वर्षों की मेहनत के बाद फसल नष्ट होने से नागेश भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। देवीकुप्ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕು ದೇವಿಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು।
8 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೌಕರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ ನೌಕರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೈತನಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನನಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಈ 5 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಅವ್ರನ್ನೂ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾಳಷ್ಟು ಲುಕ್ಷಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಆನೆಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. 5 ಎಕರೆ ಹೊಲ. ನನಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದರ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. धन्यवाद। दरभंगा जिले के जारे थाना क्षेत्र के गाजी बहरा गांव में आम के पेड़ को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें मृतक की पहचान 50 वर्षीय अवधेश चौपाल के रूप में हुई है। परिजनों ने गांव के ही शाहरुख और उसके मौसा और अन्य लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश कर रही है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। एक संबंधी साड़ू थे हैं बगल के, उसी में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। आम के मंजर रास्ते पर था, आम का पेड़ हटाने के लिए बोले थे, उसी में वाद विवाद हुआ, मारपीट हुआ। मारपीट में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लोगो थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे जो देखा गया है कि आम का डार शायद बोला जा रहा था उसके घर के परिजन के, तो कई लोग इसमें थे सर शामिल, कुछ जानकारी प्राप्त हुई आपको? 9 आदमी एक्यूज्ड बनाया है। अच्छा। और उसमें आगे अनुसंधान में देखा जाए क्या चीज़ से मारा गया है। लाठी डंडा से ही मारा है। रॉड से मारा है, जग फाड़ दी है। सर ये घटना कब की है और क्या विवाद था? घटना कल रात की है, 10 बजे के बाद की। विवाद कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है। आम का मंजर रास्ते पर है, उनके घर का जाने का खुड़ियारी रास्ता है। वही विवाद था कि जो इसमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो अब इसका डाल काट यही विवाद है। ये लोग का जमीनी विवाद, जमीनी विवाद तो हमको नहीं समझ में आया। तो जमीन अलग अलग है। अच्छा चलिए ठीक है। भाई आपका? सनी देवल नाम है। वो आपके पिताजी थे? मेरा पिताजी था। अच्छा, कैसे क्या हुआ? हम तो सिंहबाड़ा गए थे काम करने के लिए, वहाँ से आए, ये लोग भर दिन चाल बनाया कि फन्ना के मर्डर करना है, प्लान बनाया। मैं आए, नाश्ता किए, मेरा पत्नी दिया खाना, मैं नाश्ता किए, और नाश्ता करके मेरा पापा दूध पहुँचाने गया था। दूध पहुँचाने गया था ना, तो उधर से आ रहा था ना, तो मच्छर है ना आम का ठल्ली हमारा जमीन में है। अच्छा। तो प्यार से बोला कि मौसी के कह दीजिएगा आदि हंसुआ से उसको काट दीजिएगा, नहीं तो आँख में लग जाता है, समझ गए। तो वो आया, वो बोला, मेरा मासा जी बोला, ये बेटी चोद हिंते ने बोला, ये बेटी चोद तू घर फरिया ले, तू घर से निकल। हम मेरा मौसा था एक, उसको बसंत नाम था, छोटा बेटा, समझ गए। तो उसको बोले भैया, बोले बउआ पापा के ले जाओ घर। वो बोला मेरा मौसा कि सब भाई को फोन करो, इसको मर्डर करना है आज। तो फोन किया है, लेकिन कहीं प्लानिंग करके मर्डर किया गया है? जी सर। कौन कौन था प्लान करने में? समझिए से समझ नहीं था, हम सुने किसी को कान से कि प्लानिंग बनाया था। मतलब कौन कौन लोग सब था आपके पिताजी का हत्या करने में? कौन नहीं था, मेरा पापा बोला है कि ये लोग प्लानी बनाया हुआ है। जब पापा के पिटाई लगा ना, तब वो बोला पापा कि बेटा आप हमको तुमको मार देगा, नहीं तो चलो घर में बंद हो जाएंगे। हम बोले पापा मारेगा तो मारने दो, क्या है वो अपना आदमी है, अपना खून है, नहीं मारेगा, हमको विश्वास है कि नहीं। अच्छा, जो मारने वाले लोग हैं वो आपके रिलेशन कहीं है?
मौसी है, अपना मौसी है। मतलब आपके मौसा लोग मिल करके आपके पिताजी को हत्या किया है? जी सर, वो आया डायरेक्ट घर में फटक खोल के आया, मारा खोल के, हमारा पापा का मारा वहाँ पर पकड़ के, वहाँ पापा का मारा पकड़ के, पापा झुक रहा था, सब मार रहा था उसको घर के बगल में क्या आदमी सब आया था, वो एक मनुआ नाम का लड़का है, वो पकड़ के पिटाई खिलाया, वो भी मारा। मेरा पापा बोला। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? अवधेश चौपाल। अवधेश चौपाल। और मारने वाले जो लोग थे उनका क्या नाम था? वो प्रहलाद नाम था। प्रहलाद चौपाल, वो भी प्रहलाद चौपाल। जी सर। और अन्य लोगों के साथ मिल करके घमश्यान था, ये रविंदर, ये कथी कर रहा है, बसंत, प्रहलाद। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग रहे हैं कि मेरा पापा का मर्डर किया है, वो सही उसको मर्डर चाहिए। कैसे करेंगे वैसे करेंगे, ये फाड़ दिया। बोला था कि तू चल हम उधर ले जाके हम ऐसे करें। हम भैया ऐसे क्यों बोल रहा था कि नहीं तू भैया मत कहना, तू भैया नहीं हम लगेंगे तुमको, जब तक मुटका मर नहीं जाएगा तब तक हम भैया नहीं लगेंगे तुमको, हम तुमको ऐसे कर लेंगे, वैसे कर, तू चल तो चल, यही बोल रहा था। अब बोला था जब तक एक बात बोल रहा था मेरा, ये मौसी बोले, मौसी गले में लगा के बोले, मौसी अपना खून है, काहे मर्डर करेगा, काहे ऐसे करेगा, बउआ सबके लिए जाओ घर, जगह नहीं करने के लिए। मेरा घमश्यान नाम का लड़का था, वो बोल रहा था कि जब तक मर्डर नहीं करेंगे भाई तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। बोले पापा को सही में झगड़ा लपेट लिया और मेरा बुआ से मारने लगा। हम गोरदारी पकड़ रहा था उसको। मेरा पापा नहीं मर रहा था ना, इतना पसौड़ से मारा है यहाँ पर, पापा के यहाँ की तरफ बड़ा हो गया, तो उसी पे पड़ गया, खून में बरेड में आ गया और उसके बाद वो मर गया। तो हम के पीछे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।